हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी के, जहां हमने सारा बेसिक कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो ग्रुप थ्योरी के एग्जांपल्स है वहाँ हमें क्या करना होगा, हमें ग्रुप प्रूफ करना होगा, हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होगा। तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है, और एक अबेलियन ग्रुप अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें 5 कौन सी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। ओके, तो अगर आपने लास्ट दोनों लेक्चर्स देखे हैं तो आप आज के लेक्चर में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि शो दैट द सेट, हमारे पास एक सेट दे दिया है। ये फाइनाइट सेट है, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि ये सेट क्या बन जाएगा, ये सेट अबेलियन ग्रुप बन जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें जो सेट गिवन है उस सेट को हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड होता है कि जिसमें हम लोग एक कंपोजिशन टेबल बना देते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कंपोजिशन टेबल क्या होती है। और एक मेथड ये होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टीज के थ्रू ही उसे प्रूफ करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को सॉल्व करके। अब कब आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा, तो जब भी आपको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हो किसी भी सेट में, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइनाइट एलिमेंट्स है, 4 ही एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। पर जब हमें ऐसा सेट दिया हो, जैसे हमें दे दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में तो इतने सारे नेचुरल नंबर्स है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल नहीं बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को किस तरीके से फ्रेम करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये सीखते हैं कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाई जाती है। कंपोजिशन टेबल ऐसे बनाई जाती है कि जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है, उस बाइनरी ऑपरेशन को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये जो रो है और ये जो कॉलम है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको सेट गिवन है उसमें जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, देखिए यहाँ पे सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा गिवन है। ठीक है, आयोटा आपको पता है ना, आयोटा क्या होता है, सब जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग पढ़कर आते हैं 11th क्लास में। आयोटा होता है अंडर रूट के अंदर जो -1 होता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, क्योंकि वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है इस सेट के क्या क्या है, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो मुझे उन एलिमेंट्स को यहाँ पुट करना है, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, रो वाइज मैंने इन्हें अरेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे कॉलम वाइज भी अरेंज करना है। तो कॉलम वाइज भी अरेंज कर देते हैं, 1, -1, आयोटा एंड देन माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन एज अ कंपोजिशन हमें यूज करना है, यहाँ एज अ बाइनरी ऑपरेशन हमें यूज करना है। तो हर एक एलिमेंट पर हमें क्या करना है, इस ऑपरेशन को ऑपरेट करना है, और फिर वो पॉसिबल आउटकम्स बनाने हैं कि हर एक एलिमेंट को अगर हम इस तरीके से ऑपरेट करें तो क्या क्या वैल्यूज हमें मिलती है। देखिए कैसे, अगर मैं इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देन 1 को -1 से -1, 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा। क्लियर है? इसी तरीके सेकंड, -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -1 से करेंगे तो +1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा एंड देन दिस इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आयोटा इंटू 1 आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, -1। ठीक है, और फिर अगेन आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 होगा, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ है, इसकी वजह से आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। क्लियर है ना ये बात? अब देखिए आगे, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, अगेन +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट, उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा प्लस का, पर वो जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है उस वजह से यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमने क्या किया, जो भी इस सेट के एलिमेंट्स थे उनको क्या करके ऑपरेट करके हमने देखा कि ये सारे आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं। कंपोजिशन टेबल का मतलब क्या, हमने उस सेट के एलिमेंट्स को उसी सेट से ऑपरेट करके ये चेक कर लिया है कि हमें क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, अब आप अगर इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ इस टेबल को देख कर ही हम क्या कर सकते हैं, 5 प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। अब देखिए, ग्रुप
थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूरी तरीके से हमें सिर्फ लैंग्वेज ही लिखनी होती है और आपको क्या करना है, उस लैंग्वेज को लिखना ही सीखना है, क्योंकि आपको अगर वो लैंग्वेज लिखना आ गया तो आप ग्रुप थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग भाषा है और वो भाषा लिखना ही आपको आना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है, कि कैसे हमें दो एलिमेंट्स उस सेट के उठाने हैं, उन पर कैसे किस तरीके से वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। अभी इस क्वेश्चन में तो हमने कंपोजिशन टेबल बना दी, तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली उन प्रॉपर्टीज को लिख दिया है। अब ये पांचों प्रॉपर्टीज जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखी है, एक एक प्रॉपर्टी का नेम मैंने यहाँ मेंशन किया है और फिर उसे बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, किस तरीके से एसोसिएटिविटी प्रूफ हो रही है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर किसी इनफाइनाइट सेट को हमें ग्रुप प्रूफ करने को आए, तो भी आपको यही काम करना है। देखिए क्या किया है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एक अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टी चाहिए। उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स उस सेट के ले और उन पर क्या लगाएं, वो कंपोजिशन लगाए, वो बाइनरी ऑपरेशन लगाए और अगेन हमें उसी सेट का अगर एलिमेंट मिलता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जो ऑपरेशन है वो उस सेट के लिए क्या है, क्लोज्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो भी हमें सारे आउटकम्स मिले हैं वो सारे के सारे आउटकम्स इसी सेट के हैं। कोई भी ऐसा नया आउटकम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के अलावा, यहाँ पर क्या कोई भी नया एलिमेंट है इन चारों के अलावा? नहीं है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, उसी सेट का एलिमेंट मिल रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि G इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या लिखा है कि ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर ऑफ एलिमेंट्स G ओनली, G के ही एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि G क्या है, क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसे और अच्छे से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दें, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। पर वो वाला काम हम लोग कब करेंगे, जब हमें एक इनफाइनाइट ग्रुप गिवन होगा तो हम पूरी तरीके से पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर दो एलिमेंट्स लेके उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने कंपोजिशन टेबल बनाई है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, हम सब जानते हैं कि 3 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ हमारा ऑपरेशन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन है, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमेशा एसोसिएटिव ही रहता है। किसी भी नंबर्स के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट हमें सेम ही मिलता है। इस वजह से हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑब्वियस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी ऑब्वियस होती है, इस वजह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है G में। थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, याद है आपको लेक्चर 1 में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। एक ऐसा एलिमेंट आपको G से लेना है जिसके साथ अगर आप उसे ऑपरेट करो तो आपको वही एलिमेंट फिर से मिल जाए, तो वो एलिमेंट उसकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, इस G में से कोई भी एक एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट को अगर आप उस आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आपको अगेन क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो उसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब हर एक एलिमेंट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वापस वही एलिमेंट मिलेगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मुझे वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 क्या है, सारे एलिमेंट्स ऑफ G की क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि सब एलिमेंट्स को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहे हैं, वही एलिमेंट्स फिर से मिल रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि 1 इसकी क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आइडेंटिटी जो होती है ना वो सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही होती है, पर इनवर्स जो होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग होता है, पर सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स आपने उस सेट में से लिया, ठीक है। अब उस एलिमेंट के लिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है
उसी सेट का कि अगर आप उन दोनों को ऑपरेट करें तो आपको क्या मिल जाए, उसी सेट की आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मैं क्या लेती हूँ, इस सेट का एलिमेंट 1 लेती हूँ, ठीक है, मैंने लेट किया कि 1 का मैं इन्वर्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये देखना है कि 1 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूँ कि मुझे अगेन क्या मिल जाए, 1 ही मिल जाए। तो अगर इस टेबल से आपको इन्वर्स पहचानना है तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ये रहा 1, अब 1 को जब मैंने 1 से ऑपरेट किया तब मुझे 1 मिला, ठीक है। मुझे ये देखना है कि मुझे 1 कब मिल रहा है, तो जब मैंने 1 को 1 से ऑपरेट किया तभी मुझे 1 मिल रहा है। इसका मतलब 1 का इन्वर्स कौन है, 1 ही है। क्लियर हुई ये कहानी। अब देखिए अगर मुझे -1 का इन्वर्स निकालना है तो मुझे ये देखना है कि -1 को मैं किससे ऑपरेट करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो -1 की लाइन में देखिए 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो -1 को मैंने किससे ऑपरेट किया कि 1 मिल गया, -1 को मैंने -1 से ऑपरेट किया तो 1 मिल गया। ऑब्वियस सी बात है कि -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब -1 का इन्वर्स कौन है, -1 है। अब देखिए आयोटा के लिए बात करते हैं। आयोटा की लाइन में देखिए 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है आयोटा की लाइन में 1। इसका मतलब आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको 1 मिलेगा। हमने देखा भी था आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1 होता है। इसका मतलब आयोटा का इन्वर्स कौन है, माइनस आयोटा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ अगर मैं माइनस आयोटा की बात करती हूँ तो माइनस आयोटा की लाइन में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस आयोटा को किससे ऑपरेट किया होगा, आयोटा से ऑपरेट किया है, तब हमें उसकी आइडेंटिटी मिली है। इसका मतलब 1 का इन्वर्स तो 1 ही है, -1 का इन्वर्स भी -1 ही है। आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, आयोटा का इन्वर्स है माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, आयोटा है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा सेट है उसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, वो भी यहाँ क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में हम क्या कहते हैं कि A स्टार B जो है वो B स्टार A के इक्वल होना चाहिए। तो ये भी हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्वियस है। इस वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यही लिखा है कि कम्यूटेटिव जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स के लिए ऑब्वियस होता है। इस वजह से यहाँ हमने देखा कि इस सेट ने पांचों प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो कर लिया है। इट मीन्स ये जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बन गया है, अबेलियन ग्रुप बन गया है। और कैसा अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्यों, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 4 एलिमेंट्स है। इट मीन्स इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट लाइन कि G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बन चुका है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन चुका है, क्योंकि उसने इस पांचों प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। ओके, सो आई होप आपको एग्जाम्पल 1 समझ आया है कि किस तरीके से जब ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ग्रुप प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है, तो हमें किस तरीके से लैंग्वेज को लिखना है। आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ हमें सेकंड एग्जांपल में क्या सेट दिया है, हमें सेट दिया है कि इस सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, सारे z आ रहे हैं जो हमने कहाँ से लेने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से लेने हैं मतलब ये जो z है वो किसे डिनोट कर रहा है, z डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई है कि जो सेट है वो कैसा सेट है, जिसमें क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये पता चल रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ लेने हैं वो सारे के सारे नहीं लेने हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सेट में आ गए, नहीं। यहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, जिनके मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो देखिए यहाँ हम लोग साथ साथ में लिखते हैं कि कैसे किस तरीके से आपको लैंग्वेज को लिखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ कौन सी प्रूफ करेंगे, G1 दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूफ करना होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम G के ले तो उनको ऑपरेट करने में अगेन हमें अगर G का एलिमेंट मिल जाए, इट मीन्स क्या है, हम कह सकते हैं कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है। तो हम ये लिखेंगे कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू G, कोई भी ए बी अगर हम G में से ले, इफ A स्टार बी अगर G में बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टार इज क्लोज्ड इन G। स्टार क्या है, G में क्या है, क्लोज्ड है, या फिर G इज क्लोज्ड फॉर स्टार। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो सेट है उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं, Z टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। हमने यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे Z से डिनोट किया है। मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी अगर उनके लिए प्रूफ करनी है तो मैं क्या कहूँगी कि कोई Z1 और Z2 हम इस सेट में से लेकर चलते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई कर
करते हैं और देखते हैं अगेन हमें इसी सेट का एलिमेंट मिलता है क्या। अब देखिए यही बात सारी समझने की है कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ, लेट कर रही हूँ कि Z1 और Z2 जो है वो बिलोंग करते हैं किसमें, G में। अब आप मुझे बताइए कि Z1 और Z2 अगर G में बिलोंग करते हैं तो वो इस सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इनके मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों G में बिलोंग करते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मॉड ऑफ Z1 भी 1 होगा और मॉड ऑफ Z2 भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है इतनी कहानी। अब अगर मुझे ये बताना है कि ये जो स्टार कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड है इस ग्रुप के लिए, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और अगेन मुझे इसी का एलिमेंट मिल जाए, इसी G सेट का एलिमेंट मिल जाए, इट मीन्स क्लोज्ड है। अब इस सेट का एलिमेंट मिलने का मतलब क्या, इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका मॉड्यूलस 1 होना चाहिए। तो अगर Z1 Z2 का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Z1 और Z2 को मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, Z1 की वैल्यू भी क्या है, 1 है और Z2 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ से मुझे 1 मिलेगा। तो मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ Z1 इंटू Z2, तो मैंने ये देखा कि Z1 Z2 का मॉड्यूलस भी 1 आ गया। इसका मतलब ये भी इस सेट को बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी मॉड्यूलस की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसके भी तो मॉड्यूलस की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब Z1 Z2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस G में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू G। दिस इम्प्लाइज ये जो मल्टीप्लिकेशन है इज क्लोज्ड इन G। मल्टीप्लिकेशन क्या है, G में क्लोज्ड है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया है कि हमें किस तरीके से चेक करना है कि इस ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप ये समझ गए ना कि इस ग्रुप में किस तरीके के मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर है तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डेट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए अगेन हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो ऑब्वियस होती है। तो यहाँ एसोसिएटिविटी में भी आपको वही लाइन लिखनी है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिखी थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है, तो यहाँ भी फॉलो होगी। अब मेन जो हमें यहाँ चेक करना सीखना है वो आइडेंटिटी और इनवर्स का एग्जिस्टेंस चेक करना सीखना है कि कैसे आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए वो देखते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी तो आप खुद प्रूव कर लेंगे ना, एसोसिएटिविटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि हमारा जो G है उसमें एक ऐसा E एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए क्या कि E स्टार A इज इक्वल टू A स्टार E इज इक्वल टू A। इसका मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी एलिमेंट हम G का ले और उसे एक ऐसे नंबर से ऑपरेट करें कि अगेन हमें वही एलिमेंट मिल जाए, वो एलिमेंट उसकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लेना है और सोचना है कि उस एलिमेंट को ऐसे किस एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करूं कि अगेन मुझे वही एलिमेंट मिल जाए। और मैं यहाँ मल्टीप्लाई क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन ही हमें क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर्स के लिए हम अभी तक देखते आए हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, 1 ही होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप कोई भी लेंगे तो उसे अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तभी आपको वही नंबर वापस मिलेगा। पर शर्त ये है कि वो जो 1 है वो इसमें सेट में आना चाहिए। तो वो 1 इस सेट में कब आएगा, जब उसके मॉड्यूलस की वैल्यू 1 आएगी। तो हम देख सकते हैं, हम जानते हैं बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मॉड्यूलस ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 इस सेट G में बिलोंग कर रहा है। और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी Z हम इस सेट में से ले तो हम ये कह सकते हैं कि 1 को हम उस Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा Z1 इंटू 1 के, और वो किसके इक्वल आएगा, Z1 के ही इक्वल आएगा। तो हम ये कह सकते फॉर ऑल Z1 बिलोंग्स टू G, तो हम ये कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू G इज द आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक है, ये क्या है, G की आइडेंटिटी है फॉर
मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये जी सेट की अभी तक सेट है, ग्रुप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी को ही प्रूव किया है कि आइडेंटिटी भी यहाँ एग्जिस्ट कर गई। अब चौथी प्रॉपर्टी यहाँ बाकी है जो इसे ग्रुप बनाएगी, वो कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और वही क्या है? सारा ट्विस्ट है। अगर आपको इनवर्स निकालना आ गया तो आप ये समझ लीजिए आपको ग्रुप थ्योरी का हर क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, क्योंकि इनवर्स में ही थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसे कैसे प्रूव करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको ग्रुप को प्रूव करने के लिए चाहिए होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब जब आप बुक में इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि इनवर्स डायरेक्टली कहाँ से आ गया, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, जो इनवर्स की वैल्यू है उसे वो डायरेक्टली पहले से ही लिख देते हैं कि ये इनवर्स होगा। पर हमारे सर ने जो हमें सिखाया था वो ये सिखाया था कि आपको सपना नहीं आएगा कि इसका इनवर्स ये है। बुक वाले ने तो पहले से निकाल कर दे दिया है कि ये इसका इनवर्स होगा, पर हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि ये इसका इनवर्स है। और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग इनवर्स हम लोग याद भी नहीं रख सकते, कितने इनवर्स को ऐसे याद रखने बैठेंगे। इस वजह से क्या होता है, इनवर्स को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करके आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बस फिर आपको ये चेक करना होता है कि वो इनवर्स इस सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो इस सेट में बिलोंग कर जाता है तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा। अब कैसे फाइंड करते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखा रही हूँ। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखिए इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जितने भी ए जी में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ए इनवर्स भी जी में बिलोंग करना चाहिए, कि अगर हम उन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो अगेन हमें क्या मिल जाए, उसी सेट की क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो हम लेट करके चल रहे हैं कि लेट z बिलोंग्स टू जी। अगर z जी में बिलोंग करता है तो वो उस सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि मॉड ऑफ z कितना होगा, 1 होगा। और इस z के लिए मैं मानकर चल रही हूँ कि z इनवर्स कोई है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो z इनवर्स इस सेट में बिलोंग करता है, अभी मैं बस इतना लेट करके चल रही हूँ कि z इनवर्स कोई है और मैं उसकी वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ लेट z इनवर्स बी इट्स इनवर्स। z इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स है। और अगर z इनवर्स इसका इनवर्स होगा तो वो इस इनवर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब देखिए जो z और z इनवर्स मैंने लेट किए हैं उन्हें मैं क्या करती हूँ, इस इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि z को जब मैं z इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से जो z इनवर्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/z आ रही है। मतलब z इनवर्स क्या है, 1/z है। ये हमने z इनवर्स तो निकाल लिया, बट हमें ये देखना है कि क्या ये z इनवर्स इस सेट में बिलोंग करता भी है या नहीं है, क्योंकि ये सेट में बिलोंग करेगा तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो इनवर्स है। अगर ये सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो हम नहीं कह सकते कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, इस सेट में आने वाले सभी एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है कि उनके मॉड्यूलस की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मुझे चेक करना है कि इसके मॉड्यूलस की वैल्यू भी 1 आती है क्या। तो मैं क्या ले रही हूँ, दोनों साइड मॉड्यूलस लेती हूँ। तो दोनों साइड जब मैं मॉड्यूलस ले लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ z इनवर्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1/z। अब मैं जानती हूँ कि 1 का जो मॉड्यूलस है वो तो 1 ही देगा, और जो z का मॉड्यूलस है वो कितना है, z का मॉड्यूलस कितना है, 1 है। तो यहाँ से मुझे z इनवर्स के मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। और इससे हमें क्या पता चलता है, ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि z इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू जी, जितने भी z जी में बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट 1/z बिलोंग्स टू जी। 1/z क्यों, क्योंकि हमने इसके इनवर्स को क्या माना था, z इनवर्स माना था, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/z। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल z बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट 1/z बिलोंग्स टू जी सच डैट क्या, ये डेफिनेशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि z इंटू 1/z हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z इंटू z। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा इस सेट में। इसका मतलब ये जो सेट है चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए क्या बन चुका है, ग्रुप बन चुका है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी एकदम क्लियर है कि किस तरीके से हम किसी इनफाइनाइट सेट को क्या प्रूफ कर सकते हैं, ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, उन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके। वैसे तो आज मुझे 4 से 5 एग्जाम्पल्स इस वीडियो में कवर करने थे, बट हमने देखा कि 2 एग्जाम्पल्स को समझने में ही इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कोई बात नहीं, हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, और आप देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 10 से 12 एग्जाम्पल्स
सारे ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, सारे ही एग्जाम्पल यूनिक तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तो हम सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, एक भी एग्जाम्पल हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। ये बट आपका काम क्या है, साथ साथ में सॉल्व करना, वीडियोस को देखकर उन एग्जाम्पल्स को समझना और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।